जी बेटा, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ, फिर हम स्टार्ट करते हैं बात करना। अच्छा जी। अच्छा अली, देखो बेटा, सबसे पहली बात ये कि हमारा ये जो P2 है ना, इसमें हम क्या बेसिकली फ़ोकस किस में हो रहा होता है, प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं, तो हमारे सामने कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हमें दिया जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें कुछ ना कुछ अचीव करवा के कोई प्रोग्राम बना के देना होता है। प्रोग्राम बना के देना होता है, और वो प्रोग्राम जो हम बनाते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, वो प्रोग्राम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो मसला बताया गया होता है उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम में से किसी को कहा जाए कि भाई कैलकुलेशंस करना एक प्रॉब्लम है, और कैलकुलेशंस में अगर यूज़र किसी भी दो नंबर्स को ऐड करना चाहे, सब्ट्रैक्ट करना चाहे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहे, तो एक प्रोग्राम बना दें जिसमें यूज़र अपनी ही मर्ज़ी का जो है वो नंबर्स इनपुट कर दे, और अपनी ही मर्ज़ी का ऑपरेटर बता दे, और उसके बाद वो जो नंबर्स उसने इनपुट किए, उनके ऊपर वो ऑपरेटर जो है वो अप्लाई हो जाए। एक मिनट ज़रा रुकिएगा बेटा। जी बेटा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि हम अगर एक बेसिक से प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं, देखो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। मैं कुछ यहाँ पे आपको ज़रा कुछ बेसिक चीज़ें लिख दूँ यहाँ पे, उनको ज़रा आप देखते चलो। सबसे पहले, मैंने डेमो क्लास में शायद आपको PDLC वगैरह की कोई बात की थी, SDLC, PDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जी सर। अच्छा, उसमें अगर आपको याद होगा तो उसमें 4 हमने स्टेजेस की थी, कि सबसे पहले भई होता है एनालिसिस होता है हमारे पास, ठीक है? एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस में फिर हमारे पास 3 टेक्नीक्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नीक होती है, ठीक है? जिसमें प्रॉब्लम है क्या? किस चीज़ का सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ उसके बाद आ जाती है एनालिसिस, यूँ कह लो कि उसको आप एब्स्ट्रैक्शन कह लो। एब्स्ट्रैक्शन की टेक्निक आ जाती है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स to highlight or to give bring in limelight the problem related stuff and discard the non related stuff, ये टेक्निक यूज कर रहा होता है प्रोग्रामर। और तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन, यानी प्रॉब्लम को, गिवन प्रॉब्लम को या बड़े ऑब्जेक्टिव को, बड़े गोल को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड या स्प्लिट कर लेना, ठीक है? ये PDLC की पहली चीज होती थी हमारे पास, एनालिसिस। फिर सेकंड स्टेज हमारे पास आ जाती थी डिजाइन स्टेज। डिज़ाइन स्टेज में हमारे पास क्या-क्या हमने पढ़ा था, जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं। डिज़ाइन स्टेज में हमने पढ़ा था कि भई सबसे पहले या तो सूडो कोड बनाया जाएगा, वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। सूडो कोड के अलावा या फिर बनाया जा सकता है, पॉसिबल वे ऑफ डिज़ाइनिंग इज़ फ्लो चार्ट, और तीसरा पॉसिबल फॉर्म ऑफ डिज़ाइन इज़ स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है? ये पॉसिबल फॉर्म ऑफ डिज़ाइंस हैं, यानी अभी यूज़र ने, प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग नहीं शुरू की, प्रोग्रामिंग तो वो जाके करेगा इस तीसरे स्टेप में, ठीक है? जो जिसका नाम होगा एक्चुअली, जिस स्टेज का नाम होगा कोडिंग। लेकिन वो क्या करेगा, डिज़ाइन स्टेज पे बैठ के ऑन पीस ऑफ पेपर या तो वो सूडो कोड बना रहा होगा, लिख रहा होगा, या वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करेगा, या वो स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करेगा। और उस दिन मैंने आपको शॉर्ट सा बताया था कि सूडो कोड इज जस्ट अ लुक अलाइक, या यूं कह लो आपके कॉपी कैट ऑफ कोडिंग है। ये एक्चुअल कोडिंग हरगिज हरगिज नहीं है। दिस इज जस्ट अ लुक अलाइक ऑफ कोडिंग, यानी कोडिंग जब मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करूंगा जाकर, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़ेगी, पाइथन हो, विजुअल बेसिक हो, जावा हो, सी हो, C++ हो, या कोई भी। लेकिन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक्चुअल कोडिंग करने से पहले मुझे ऑन पीस ऑफ पेपर बैठ के पूरा सीक्वेंस वाइज करेक्ट ऑर्डर में अपने जो जो मुझे काम करने हैं या अपने प्रोग्राम से करवाने हैं, वो मैं सिंपल इंग्लिश में जॉट डाउन करूंगा। दैट इज जस्ट द सूडो कोड। इसीलिए इसको कहते हैं सूडो कोड, यानी लुक अलाइक ऑफ कोड।
इट प्रिटेंड्स एज अ कोडिंग लैंग्वेज बट इट इज नॉट एट ऑल द कोडिंग लैंग्वेज। ये कोडिंग के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट तो करता है, लेकिन कोडिंग ये होता नहीं है। बात समझ आ रही है अली? जी सर। अच्छा, फिर फ्लो चार्ट हम बाद में देखेंगे। फ्लो चार्ट जो है इसमें हम डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रहे होते हैं फ्लो ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग सम शेप्स। रेक्टेंगल भी होता है, डायमंड शेप भी होती है, पैरेललोग्राम भी होता है कि प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से चला, क्या क्या स्टेप्स या स्टेजेस हुए और कहाँ जाके प्रोग्राम एंड हो गया। और स्ट्रक्चर चार्ट जो है दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ हायरार्की डायग्राम। हायरार्की डायग्राम जैसे एक फैमिली ट्री बनाया जाए, ठीक है, एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के स्टाफ को टॉप से बॉटम तक दिखाया जाए, उनकी ब्रांचेस दिखाई जाए, तो स्ट्रक्चर चार्ट कुछ इस किस्म की चीज़ होती है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हमने मेनली बात करनी है सूडो सूडो कोड पे, ठीक है। हमारे पास ओ लेवल्स में जो P2 है हमारा या प्रोग्रामिंग है, वो प्योरली जो है वो सूडो कोड पे फोकस करके है, ठीक है। सूडो कोड मेनली इसमें लेके चला जा रहा होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल एग्जांपल क्वेश्चन लिखता हूँ, और ये सबसे बेसिक सा एक प्रोग्राम, मैं मतलब इससे बेसिक और कुछ हो नहीं सकता। सबसे बेसिक की अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव ये दिया गया कि राइट सूडो कोड फॉर अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ टू नंबर्स, कैलकुलेट देयर सम एंड आउटपुट इट, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा एक प्रोग्राम है जिसमें कहा ये जा रहा है, ऑब्जेक्टिव ये बताया गया कि एक ऐसे प्रोग्राम का आप सूडो कोड लिख दो जो क्या करे, जो यूजर से दो नंबर्स का इनपुट भी ले, दो यूजर से दो नंबर्स पूछे भी, और यूजर जो भी दो नंबर्स बताए उनको ऐड करके उनका सम निकाल के वो सम जो है वो आउटपुट भी कर दे, वो दिखा भी दे, यूजर को शो भी कर दे। ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, जो बहुत बेसिक सा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। अब सूडो कोड में जितनी भी बेसिक नॉर्म्स हैं, जो भी सीक्वेंस वाइज हमें चीज़ें करनी होती हैं, वो अब मैं ज़रा यहाँ पे आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने लगा हूँ। वो ज़रा अब आप देखते चलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैंने क्या किया, जब जब हमें सूडो कोड लिखना होता है अली, तो इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब मैं ये जो स्टेप लिखने जा रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज डिक्लेरेशन। मैंने ऑल कैप्स में लिखा डिक्लेयर। अच्छा, आई होप कि आप कोई ना कोई कॉपी, कोई नोटपैड साथ रख के बैठे होगे। तो कुछ चीज़ें जिनको मैं खास तौर पर जोर दे के कहूँ, अपने पास आप लिख लो, वो छोटे छोटे पॉइंटर्स आप लिख लिया करो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास आप एक ही लिख लो किसी भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म में जो आपको बाद में याद रह जाए, जो आपको बाद में रिमाइंडर दे दे कि वेन एवर वी स्टार्ट राइटिंग द सूडो कोड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डिक्लेरेशन, ठीक है। ये आप कहीं लिख लो कि डिक्लेरेशन कम्स फर्स्ट। अच्छा, डिक्लेरेशन किस चीज़ की डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन वर्ड सुन के पता चल रहा है कि किसी चीज़ की ये अनाउंसमेंट होती होगी, किसी चीज़ का ऐलान है ना, डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? और ये ऑल कैप्स में सारे लेटर्स इसके कैपिटल में क्यों लिखे, इसकी भी एक रीज़न है। इसके लिए आप लिख लो साइड पे कहीं पे कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, ऑल द कीवर्ड्स आर सपोज टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स हम सूडो कोड में लिखते हैं वो हमेशा ऑल कैप्स में ही लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स की और भी आगे एग्जांपल्स आएंगी, तो आप उनको हमेशा देखोगे कि मैं ऑल कैप्स में ही लिख रहा हूँ। अच्छा, डिक्लेयर अब हम करेंगे क्या? हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर छोटे से बहुत बेसिक से प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने जा रहे हैं हम, और कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज करने जा रहे हैं। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं, पहले तो ये बताएं। इनको यूज करना तो बात की बात है। देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए अली मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, और आप याद करें मैथ्स में, आपके प्राइमरी क्लासेस में या अर्ली मिडिल स्कूल क्लासेस में, जब जब आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, आपको याद होगा अली, मुझे बताइएगा कि आपने अलजेब्रा में वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस पढ़ा होगा, समझा होगा। कुछ याद आ रहा है? जी सर। हाँ, तो वेरिएबल्स वहाँ पे क्या होते थे या किस किस्म की चीजें होती थी, और कांस्टेंट क्या होते थे या किस किस्म की चीजें होती थी? आप सिंपल वर्डिंग में बता सकते हो, या सिंपली बता दो इनके नामों से क्या लग रहा है। वेरिएबल, समथिंग विच इज वेरिंग, कोई चीज ऐसी जो वेरी कर रही है, जो चेंज होती रह रही है, जो फिक्स नहीं है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। एंड समथिंग विच इज फिक्स्ड, जो चीज फिक्स है, नॉन चेंजेबल है, जिसकी वैल्यूज, जिसके अंदर कंटेंट्स चेंज नहीं हो रहे, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज पता चल गई इनके नामों के स्पेसिफिक, अगर हमने बात कर ली कि वेरिएबल इज समथिंग
जो कि फिक्स नहीं है, जिसके अंदर वैल्यूज चेंज होती रह सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, ठीक है। वेयरएज कांस्टेंट्स आर दोज जिनके अंदर वैल्यूज क्या है, फिक्स हैं, नॉन चेंजेबल हैं। अच्छा, और बाय नेचर ये है क्या, बाय नेचर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बोथ आर द डेटा कंटेनर्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वेरिएबल्स की हम बात करें, चाहे हम वेरिएबल्स की बात करें, चाहे हम कांस्टेंट्स की बात करें, दोनों के दोनों जो हैं दे आर डेटा कंटेनर्स, डेटा होल्डिंग कंटेनर्स कह लें। अच्छा, डेटा होल्डिंग कंटेनर्स का क्या मतलब है, देखिए हम कोई भी प्रोग्राम जो बनाएंगे या एज अ यूजर जब हम कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं, तो आप जरा सोचो, बीइंग अ यूजर आप सोचो, तो उसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें, हमारा बहुत सारा डेटा प्रोग्राम्स के अंदर स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, फीड हो जाता है, और वो बार बार हमसे नहीं पूछता, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हमारा नाम भी हो सकता है, हमारा ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, हमारा पासवर्ड भी हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में वो चीज़ें जो फिक्स नहीं है, जो एवरी टाइम चेंज होती रह सकती हैं, हम उनके नामों को, उन डेटा स्टोरेज कंटेनर्स को जिसके अंदर हर दफ़ा कुछ अलग और नई नई वैल्यूज आ सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, उनको हम एज वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और ऐसी चीज़ों से मुराद ऐसे डेटा स्टोरेज कंटेनर्स जिनके अंदर वैल्यू फिक्स रहनी है, उनको हम एज कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करना क्या होता है, डिक्लेयर करना ये होता है कि हम एक्सप्लिसिटली यानी एलानिया तौर पर हम बता रहे हैं कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, इसका ये नाम है और इसकी ये डेटा टाइप है। अब एक और नया चीज आ गई आपके पास, डेटा टाइप। यूं समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मेहमान आए, गेस्ट्स आए अली, और आपके पेरेंट्स ने आपको और आपके सिबलिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाया उनके सामने। जैसे ही मुलाकात शुरू हुई और उन्होंने बताया कि ये मेरे साहबजादे हैं, ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम है अली, ठीक है। अब आपका नाम भी बता दिया उनको और आपका सेक्स, आपका जेंडर भी बता दिया, ठीक है। इसी तरह बताया कि ये मेरी साहबजादी, ये मेरी बेटी है और इनका ये नाम है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं बनाना, चाहे वो बहुत ही बिगिनर लेवल का हो, बहुत ही बेसिक लेवल का हो, चाहे बहुत ही इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का हो, हमें बिगिनिंग में हमेशा स्टार्टिंग में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। और जैसे हम बच्चे के नाम के साथ उसका सेक्स भी बताते हैं कि भाई मेल है या फीमेल, इसी तरह से हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा वेरिएबल, हमारा कांस्टेंट जो है, वो उसकी डेटा टाइप क्या है। वो डेटा होल्डिंग कंटेनर तो है, बट उसके अंदर डेटा कौन सी टाइप का आके स्टोर होगा, ठीक है। इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल आप सुने कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक दावत होने जा रही है। अब आपने खाना घर में बनाया है या बाहर से फूड पांडा वगैरह से ऑर्डर किया है, दोनों सूरतों में आपको कुछ कंटेनर्स यानी बर्तन चाहिए जिनमें आप वो खाना सर्व करोगे गेस्ट के सामने। अब लेकिन याद रहे बर्तनों की टाइप अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई राइस वाली डिश है, बिरयानी है, पुलाव है, चाइनीज राइस है, उनके लिए आप एक अलग तरह का बर्तन लाके उसमें सर्व करोगे, ठीक है, जो आमतौर पे वाइड स्प्रेड होगा, चौड़ा होगा, फैला हुआ होगा। और इसी तरह कोई सालन वाली डिश है, ग्रेवी वाली डिश है, तो उसको आप एक अलग तरह के बर्तन में, एक अलग तरह के कंटेनर में सर्व कर रहे होगे। बात समझ आ रही है। तो इसी तरह से डेटा तो डेटा होता है, अब वो चेंज होते रहने वाला है, तो उसको हम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और अगर वो फिक्स है तो एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, साथ उसकी डेटा टाइप भी बताएंगे। अच्छा, अब डेटा टाइप्स में यहाँ पे अब आपको पहले नीचे डेटा टाइप्स बता देता हूँ, उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं कंप्लीट एक लाइन में आपको डिक्लेरेशन करके दिखाऊंगा वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अब डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास सबसे पहले देखें, एक है हमारे पास इंटीजर के नाम से। इंटीजर किस लिए है, फॉर होल नंबर्स, यानी जब कहीं पे भी हमें ये लगे, हम ये एज्यूम करें कि मोस्ट लाइकली जो डेटा आके इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगा वो होल नंबर्स होंगे, तो हम उस वेरिएबल का नाम जो भी रखेंगे, नाम रखने के भी बाय द वे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखेंगे। अगर कहीं पे हमें ये लगता है कि नंबर आके स्टोर होना है किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में, लेकिन वो नंबर जो है वो पॉइंट वाला, डेसिमल वाला नंबर होगा, तो फिर उसकी डेटा टाइप हो जाएगी रियल, ठीक है, और डेसिमल टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हो गई रियल डेटा टाइप। तीसरी डेटा टाइप है फिर हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स जहां पर मल्टीपल करेक्टर्स इन्वॉल्व हों,
मल्टीपल कैरेक्टर्स मींस यानी फॉर एग्जांपल मेरा या आपका नाम है, हमारा पोस्टल एड्रेस है, हमारा ईमेल एड्रेस है, तो इस किस्म की चीज़ें जहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कैरेक्टर्स अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं और उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, उसमें नंबर्स और के साथ कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, तो हम उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप रखते हैं। फिर हमारे पास चौथी जो डेटा टाइप आ जाती है वो है चार, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज फॉर सिंगल कैरेक्टर ओनली। ठीक है सर बात। ये जी। सर ये स्ट्रिंग नहीं समझ आया। हाँ, स्ट्रिंग है फॉर मल्टीपल कैरेक्टर्स, यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक वेरिएबल में जहाँ पे यूजर से उसका नाम पूछना है, यूजर से उसका ईमेल एड्रेस पूछना है, अब उसका नाम भी एक कैरेक्टर का नहीं हो सकता, उसका ईमेल एड्रेस भी सिंगल कैरेक्टर नहीं हो सकता, उसका पोस्टल एड्रेस पूछ के किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है वो भी सिंगल कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो जहाँ कहीं पे भी हमें लगे कि किसी भी वेरिएबल में एक से ज्यादा कैरेक्टर जैसा आंसर मिलेगा, उसके लिए हम डेटा टाइप रख देंगे स्ट्रिंग। और जहां पे हमें लगे कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इनपुट ही यूजर देगा, फॉर एग्जांपल उसकी शर्ट का साइज है वो स्मॉल है या सिर्फ मीडियम है, एम है सिर्फ या सिर्फ एल है लार्ज के लिए, तो वहां पर हम डेटा टाइप रखवाया करेंगे एस चार या एस कैरेक्टर। ठीक है। और आखिरी है हमारे पास डेटा टाइप दैट इज बुलियन। बुलियन है कि जहां पर हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हो, इधर यस या नो, ठीक है, या आप कह लो ट्रू या फॉल्स। जब हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट अवे दो ही चॉइसेस में से कोई एक चॉइस यूजर को लेनी हो, तो हम डेटा टाइप रखते हैं उस वेरिएबल की बुलियन। फॉर एग्जांपल वो अबव 18 है या नहीं, ठीक है, ताकि हम ये देखें कि वो सीएनआईसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, हम ये देखें कि उसकी मेंबरशिप फीस पेड है या नहीं। अब पेड या तो यस होगी या पेड नो होगी, बीच की कोई सूरत हाल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस में, ठीक है, तो जहां कहीं पे भी हमें सिर्फ दो ही चॉइसेस में आंसर मिलना हो, इधर यस नो या इधर ट्रू और फॉल्स, तो वहां पर हम डेटा टाइप रखते हैं बुलियन। अब मैं आपको करूंगा ये कि मैं वापस आपको ऊपर ले जाकर इन डेटा टाइप्स और वेरिएबल कांस्टेंट का जो आपने अभी कॉन्सेप्ट समझा, अगर आपको वो समझ आया तो अब जरा हम उनको करते हैं अप्लाई। और अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को या कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं और उनकी डेटा टाइप लिखते कैसे हैं। हम जरा अब ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था कीवर्ड डिक्लेयर का। अच्छा, ये भी बात आप यहाँ पे जरा सुन लें अली, कि जैसे मैंने ये तो आपको कह दिया बड़ी आसानी से कि हमेशा हमेशा चाहे आप छोटा या आसान या बड़ा या मुश्किल प्रोग्राम बनाएंगे, उसका सूडो कोड लिखेंगे, तो सबसे पहला काम आपने डिक्लेरेशंस करनी है। लेकिन माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर हमें ये कौन बताएगा आकर कि डिक्लेरेशन तो करनी है, ये तो हमने रट्टा मार लिया कि पहला स्टेप है डिक्लेयर करना, लेकिन किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने या कौन कौन से वेरिएबल्स या कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कौन हमें बताएगा। तो इसका जवाब ये कि हमें कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ हमें सिचुएशन और सवाल या ऑब्जेक्टिव जो हमें मिला है कि इस चीज के लिए आप प्रोग्राम बनाकर दो जो कि ये काम करके देता हो, उस सिचुएशन को पढ़ते हुए हमें जज करना है, हमें एज्यूम करना है, हमें उसमें से ये चीज कंक्लूड करनी है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स या कितने और कौन कौन से कांस्टेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो यूजर से दो नंबर्स का इनपुट लेता है और उनका सम निकालकर आउटपुट कर देता है यूजर को, तो आपके ख्याल में इसमें कितने वेरिएबल्स या कितने कांस्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, होते नजर आ रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर सवाल में, और उनके नाम क्या होंगे वो फिर आगे बात करते हैं। पहले आप सिर्फ क्वांटिटी वाइज बताइए अली कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितने वेरिएबल्स या कितने कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस सवाल की सिचुएशन को देखते हुए जरा आप बताइए। वेरिएबल्स तो सिर्फ दो ही होंगे। अच्छा, दो वेरिएबल्स होंगे, किस किस के लिए होंगे दो वेरिएबल्स। दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एक वेरिएबल हो जिसमें पहला नंबर आकर, यूजर की मर्जी है वो जो भी नंबर दे, जैसा भी नंबर दे, वो पहले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। ठीक है, पहले नंबर के लिए वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। दूसरा नंबर जो इनपुट लेना है उसके लिए एक और दूसरा वेरिएबल चाहिए। दो वेरिएबल्स तो बिल्कुल सही है, डन हो गई बात। एक और तीसरा वेरिएबल भी चाहिए, गैस करें वो किस लिए। जी अली, सोच के सर बताइए सर ने तीसरा वेरिएबल किस लिए चाहिए। तो है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये सोचें कि जैसे दो वेरिएबल्स का आपने खुद बताया कि एक के अंदर नंबर वन जाके स्टोर होगा, एक के अंदर नंबर टू जाके स्टोर होगा।
तीसरा फिर किस लिए चाहिए होगा? तीसरा आना तो है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर फिर क्या स्टोर हो रहा होगा? सर अब आउटपुट की बात करें, जो आउटपुट खुद वेरिएबल होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप करीब पहुंच गए हैं। तीसरा होगा आउटपुट, तो हम करेंगे यूजिंग द कमांड ऑफ आउटपुट, लेकिन हम आउटपुट किस चीज को कर रहे होंगे? हम सम को कर रहे होंगे। तो सम के लिए बेसिकली तीसरा वेरिएबल हमें चाहिए। और याद रहे ये बात कि क्यों चाहिए। मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, ये होते दोनों के दोनों डेटा स्टोरेज कंटेनर्स हैं। वो उनकी नेचर का फर्क है कि एक के अंदर चेंज होती हुई वैल्यूज आती हैं, वो वेरिएबल कहलाया गया। एक के अंदर फिक्स वैल्यूज आती हैं, वो कांस्टेंट उसको हमने कहा। लेकिन है दोनों क्या? डेटा स्टोरेज कंटेनर्स। अब अगर सम कैलकुलेट हो जाएगा, यानी दो नंबर्स के लिए हमने दो वेरिएबल्स रख लिए, हमने सही फॉर्मूला भी आगे जाके लगा दिया, उस फॉर्मूला ने उन दोनों नंबर्स को ऐड या सम करके सम कैलकुलेट भी कर दिया। लेकिन अगर सम के लिए कोई वेरिएबल नहीं रखेंगे, यानी सम का जो वेरिएबल होगा वो सम को स्टोर करने वाला एक डेटा स्टोरेज कंटेनर, अगर कंटेनर नहीं होगा तो वो सम कैलकुलेट होने के बावजूद स्टिल इट विल नॉट बी सेव एनीवेयर, वो कहीं पे सेव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसका कंटेनर मिसिंग होगा। तो इसलिए सम के लिए भी एक वेरिएबल रखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा अपनी डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हैं। हमने डिक्लेयर का कीवर्ड हमने लिखा, और अब हम वेरिएबल्स तीन हमने डिसाइड किया कि तीन ही होंगे। तो अब हम जरा उनके नाम लिख लेते हैं, नाम रख लेते हैं डिक्लेयर करते वक्त। अच्छा, नामों के लिए मैंने आपसे कहा था आज ही की अभी की क्लास में कि नेमिंग के भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एसओपीज हैं, वो मैं आपको जरा बता दूं। देखिए, नेमिंग में पहला ख्याल इस बात का करना होता है कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट या किसी भी आइडेंटिफायर, ये कहलाते हैं किसी भी चीज़ का नाम जो हम सूडो कोड में रखते हैं उसको हम कहते हैं उसका ये है आइडेंटिफायर। जैसे हम में से हर एक का नाम हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, उनसे हम पहचाने जाते हैं ना। तो इसी तरह से हम वेरिएबल या कांस्टेंट का नाम जब रखें डिक्लेयर करते वक्त, तो पहली चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये, आप अपने पास लिख लो कहीं नोटपैड पे, कि वेरिएबल और कांस्टेंट और एनी आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। उसमें कोई डिजिट या नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बीच में या एंड में ज़रूर आ सकता है कहीं पे भी, एज पर द नीड। लेकिन शुरुआत, बिगिनिंग, स्टार्टिंग हम डिजिट से, नंबर से नहीं कर सकते, ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, हमें स्पेस नहीं देनी, गैप नहीं दे सकते। अगर कहीं पे दो वर्ड्स को सेपरेट करके दिखाना भी मकसूद हो, हम दिखाना चाह भी रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उनके बीच में अंडरस्कोर डाल देते हैं, दैट इज अलाउड। ठीक है। और अगली बात ये कि तीसरा रूल ये है कि इनके नाम जो आप रखेंगे वो मीनिंगफुल और रिलेटेबल होने चाहिए। ठीक है। मीनिंगफुल मतलब ये है कि उन, और मीनिंगफुल और रिलेटेबल का मतलब क्या है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें जो वेरिएबल्स आपने रखे, उन आपका बना हुआ सूडो कोड अगर मैं देख रहा हूँ या कोई भी देख रहा है, तो उसको वेरिएबल का या कांस्टेंट का नाम पढ़ते साथ ही ये पता चल जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ आके स्टोर होती होगी। अब जरा आप मुझे बताएं कि अगर हमने एक वेरिएबल रखना है, पहले नंबर जिसके अंदर आके पहला नंबर स्टोर होना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल सा हम क्या नाम रखें कि जिसको पढ़ के पता चल जाए, वो रिलेटेबल हो कि हाँ भाई इसके अंदर पहला नंबर आके स्टोर हो रहा है। तो हम क्या नाम दे सकते हैं उसको? नंबर वन। हाँ, बिल्कुल, हम उसको नंबर वन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम उसको नम वन भी कह सकते हैं, हम उसको नम अंडरस्कोर वन भी कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। फिर मैंने लगाया कॉमा, और फिर मैंने दूसरे नंबर के लिए मैंने रखा नम टू। ठीक है। और फिर मैंने जो है वो तीसरा वेरिएबल जो है वो रखा सम के नाम से। आप चाहे तो टोटल के नाम से भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तीन वेरिएबल्स आपने देखा कि मैंने एक ही लाइन में लिखे। अच्छा, उसके बाद जब वेरिएबल्स के आपने नाम लिख दिए, फिर डिक्लेरेशन अभी ख़त्म नहीं हुई हमारी। आप चाहे तो एज लिखें, चाहे तो आप कोलन लगा दें। चाहे तो एज लिखें, चाहे कोलन लगा दें, दोनों एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आप इनकी लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप मैंने लिख दी इंटीजर। ठीक है, हमने जो चार डेटा टाइप्स पढ़ी थी, उसमें से इंटीजर वो था कि जिसके अंदर होल नंबर्स ने आके स्टोर होना था। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप एज्यूम करेंगे, प्रोग्रामर एज्यूम करता है कि मोस्ट लाइकली चॉइस क्या है। कुछ सिनेरियोज में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही डेटा टाइप ली जा सकती है,
कुछ सिनेरियोज में दो रियल भी ली जा सकती है, यानी कुछ नंबर्स होते हैं जहां पर आप यूजर से पूछेंगे तो वो शायद होल नंबर एंटर कर दे, और वो पॉइंट वाला नंबर भी एंटर कर सकता है। वहां पर तो आप डेटा टाइप इंटीजर रखें चाहे रियल रखें। लेकिन फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने नंबर ऑफ पर्सन्स पूछने हैं फॉर एग्जांपल, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछने हैं, अब इसका जवाब कोई भी स्टूडेंट कोई भी यूजर जो है वो पॉइंट में नहीं दे सकता कि नंबर ऑफ यूजर 4.5 थे, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25.5 थे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होल नंबर यानी इंटीजर डेटा टाइप ही होगी। ठीक है, तो और कुछ में दोनों ही चलते हैं, तो वहां पर आप एज्यूम करके कुछ भी लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि यूजर नंबर 1 और 2 जो देगा वो भी होल नंबर होगा, और उनसे जो सम कैलकुलेट होकर आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो मेरी डिक्लेरेशन इस जगह पर कंप्लीट हो गई। एक चीज सर यहाँ इसमें पर भी था। आपने, जी बेटा, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको एक और बात मुझे बतानी है। सर आपने पॉइंट्स में लिखा है ऑल कीवर्ड्स आर इन कैप्स इन कोड, नो स्पेस ओनली अंडरस्कोर, और नेम्स जो होने चाहिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए, मगर आपने एक चौथी बात बताई थी वो मैंने लिखा है। इनके वेरिएबल्स और कांस्टेंट से रिलेटेड मैंने बताया था आपको, डिफरेंस बता दिया। ठीक है, डेटा टाइप्स आपने लिख ली, डेटा नहीं टाइप्स। नहीं नहीं, आपने वो लिखवाई थी ना कि ये की पॉइंट्स आप साइड पे लिख दो, हाँ, तो तो आपने जी जी, नो स्पेस बताया था नो कि फिर स्पेस आगे। बता दिया, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, अच्छा। और नंबर से यानी बिगिनिंग में नहीं आ सकता, मिड में और एंड में कहीं पे भी आ सकता है। सही है। अच्छा, अब एक चीज और आप अपने पास नोट डाउन कर लें, वो ये कि अगर आप मेरी एक लाइन की यहाँ पे डिक्लेरेशन देख रहे हैं, तो इसमें आपको नजर ये आ रहा है कि आई एम डिक्लेयरिंग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स इन वन सिंगल लाइन। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, इसके लिए रूल ये है, वो अपने पास आप लिख लें शॉर्ट फॉर्म में एज अ रिमाइंडर, कि इफ वी आर डिक्लेयरिंग as many variables or constants and let's say their data type is same, then we can declare as many variables in one single line by putting comma separated। अगर 5 वेरिएबल हैं, 10 हैं, लेकिन उनकी डेटा टाइप सेम है, तो आप एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर डेटा टाइप डिफरेंट है, फिर उनको अलग अलग आप डिक्लेयर करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में 2 ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, उन दो की डिक्लेरेशन एक लाइन में आएगी। एंड 3 ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग डेटा टाइप, उनकी डिक्लेरेशन अलग सेपरेट लाइन में आएगी। उनको भी मैं इसी तरह लिखूंगा, डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा, उनके नाम लिखे कॉमा सेपरेटेड, एंड देन एज लिखा, और फिर मैं उनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग लिख दूंगा। तो इससे कंक्लूड हम इसको इस बात पर कर रहे हैं, जो आप अपने पास लिख लो, कि if the variables or constant are of the same data type, they can be declared in one single line, and if they are having different data types, then they are supposed to be declared in separate lines। ये एक रूल है, ये एक एसओपी है जो हमें हमेशा सूडो कोड में फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारी डिक्लेरेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अली, यहाँ तक कोई मसला है बेटा? नहीं सर, मैं बस नोट्स बना रहा था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप लिख लें, वो चीज मैं ऊपर भी कर सकता था लेकिन मैं अब करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो डिक्लेरेशन से पहले भी कर सकते हैं। एक चीज होती है कमेंटिंग। अच्छा, अब मैंने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाई और मैंने यहाँ पे लिखा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और ये मैं यहाँ से इससे डिक्लेरेशन से पहले भी लिख सकता था। डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाई और मैंने लिखा डिक्लेरेशन। तो ये लिख लें अपने पास कहीं पे भी कि इन सूडो कोड वी पुट डबल फॉरवर्ड स्लैश टू राइट एनी कमेंट। अब कमेंट की ज़रूरत क्यों है, कहाँ पे कमेंटिंग करना सूडो कोड में मैंडेटरी है, कहाँ पे ऑप्शनल है, ये सब मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, कमेंटिंग इज just for the sake of making our pseudocode meaningful. For example, if I have written one pseudocode of any particular program और मैंने आपको बना के दिया, अपने किसी और स्टूडेंट को बना के दिया, अपने कोलीग को बना के दिया, if the comments are not there and if the person is not able to understand that pseudocode, so he will be confused understanding that particular pseudocode. But if the comments are there, so हर हर चीज जो जो काम मैंने किया,
कमेंट्स विल बी एक्सप्लेनिंग इट, कमेंट्स विल बी डिस्क्राइबिंग इट कि ये काम यहाँ पर क्या किया गया है। जैसे मैंने डिक्लेरेशन शुरू करने से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के कमेंट लिख दिया डिक्लेरेशन। अब अगर किसी को नहीं पता, वो समझ जाएगा कि अगली लाइन में जो कुछ किया गया है इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। अब मैं अगला काम शुरू करने लगा हूँ, इनिशियलाइजेशन। वो करने से पहले मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया और मैंने कर दी लिख दिया इनिशियलाइजेशन, ताकि पता चल जाए कि अब जो काम आगे होगा दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये कमेंटिंग का पर्पस आपको पता चल गया। अच्छा, कमेंटिंग कहाँ पे आपने करनी है पेपर में और कहाँ नहीं करनी, ये बहुत काम की बात है अली। वो ये कि देखें, सूडो कोड के जो आपका 15 मार्क क्वेश्चन होता है, शायद आपने नाम सुना हो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो P2 में लास्ट क्वेश्चन होता है, ओ लेवल में भी IGCSE में भी 15 नंबर का जो सवाल होता है, उसमें कमेंटिंग आपकी मैंडेटरी है, मस्ट है। उसमें आपने जरूर करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें कमेंटिंग आपने हरगिज नहीं मिस आउट करनी, अगर करेंगे आप तो आपके नंबर डेफिनेटली उसमें कटेंगे। ठीक है, उसके अलावा यानी 15 मार्कर जो क्वेश्चन है हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उसके अलावा किसी भी और सवाल में कमेंटिंग मैंडेटरी नहीं है। ये आप अपने पास लिख लें, यानी 3 नंबर का सवाल आए, 4 का आए, 5 का आए, 6 का आए, उसमें कहीं पे भी कमेंटिंग मैंडेटरी नहीं होती। आप कर दें तो अच्छी बात है, ना भी करें तो कोई नंबर आपके हरगिज हरगिज उसमें नहीं कटेंगे। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ 15 मार्क में अलबत्ता हमें कमेंट्स जरूर करके आना है, और उसमें बल्कि बाकायदा अक्सर उसमें मेंशन भी होता है उसके सवाल के आखिर में या शुरू में कि कमेंट्स आपने करने हैं। ठीक है अली, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनिशियलाइजेशन में करने लगा हूँ, वो ज़रा आप देख लें कि क्या होती है। जैसे डिक्लेरेशन हमने समझा, अब इनिशियलाइजेशन को ज़रा समझ लें। इनिशियलाइजेशन ये होती है कि इन सूडो कोड इट इज़ अ नॉर्म कि वी कैन नॉट लीव एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एज एम्प्टी। ठीक है, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ऑल्दो कि अभी अगर उसके अंदर यूजर ने कोई इनपुट नहीं भी दिया, जैसे इस पर्टिकुलर सवाल का जिसको हम सूडो कोड अभी बना रहे हैं, अभी हमने यूजर से इनपुट लिया ही नहीं, हमने यूजर से पूछा ही नहीं कि नंबर 1 तुम कौन सा एंटर कर रहे हो। यूजर ने ना नंबर 1 एंटर किया, ना यूजर ने हमें नंबर 2 प्रोवाइड किया, ना उस नंबर 1 और नंबर 2 की मदद से हमारा कोई सम कैलकुलेट होकर आया। तो अभी ये सारे वेरिएबल्स एम्प्टी हैं, इनके अंदर कुछ स्टोर नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि दे आर डेटा स्टोरेज कंटेनर्स, बट ये डेटा स्टोरेज कंटेनर्स अभी खाली पड़े हुए हैं। लेकिन इवन देन वी हैव टू इनिशियलाइज देम। इनिशियलाइजेशन मींस, आप ये लिख लें शॉर्ट सी लाइन, कि इनिशियलाइजेशन मींस टू गिव द इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यूज टू आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। हमारे जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम में यूज होने जा रहे होंगे, उनको स्टार्टिंग वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज असाइन करना, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। अब कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो मैं आपको लिख के दिखाने लगा हूं। जैसे मैंने पहला वेरिएबल है हमारे पास num1, मैंने लिखा num1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी कोई num1 यूजर ने दिया ही नहीं, तो हमें बताना है कि num1 0 है। फिर मैंने लिखा num2, वो भी अभी कोई यूजर से हमने इनपुट नहीं लिया, तो वो भी है 0। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको मैं भी साइड पे कर देता हूँ या डिलीट ही कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर num1 भी 0 हो गया, num2 भी 0 हो गया, अभी कोई सम भी कैलकुलेट होकर नहीं आया, सो सम वाला वेरिएबल भी अभी खाली पड़ा है, इसके अंदर भी हमने 0 लिख दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लें अपने पास, कि इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं आप, और अली चाहे तो आप एक और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो शायद मैंने आपको डेमो क्लास में बताई थी, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं अगर ऐसे लिखूँ num1, ये मैंने डाला असाइनमेंट ऑपरेटर 0, इसका मतलब भी इज इक्वल्स टू ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू राइट साइड पे 0 लिखी हुई है, ये असाइन हो गई इस एरो के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम है num1, यानी 0 वैल्यू इज गिवन और असाइंड टू num1। ठीक है, इसी तरह num2 को भी मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर मैं इज इक्वल्स टू ना डालना चाहूँ। ठीक है, इसी तरह सम के लिए भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर डालूं, तो यूं मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। तो इसमें से आपने कोई एक तरीका यूज करना है, आपकी मर्जी है, चाहे तो इज इक्वल्स टू यूज कर दें, चाहे तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दें। असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट पॉइंटेड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर ये आपने सिंगल लाइन में नहीं की? क्या चीज, ये आपने इनिशियलाइजेशंस? जी हाँ, ये मैंने सेपरेट सेपरेट लाइंस में की ना, num1 0 है, num2 0 है, sum 0 है।
अलबत्ता इज इक्वल्स टू की जगह आप चाहें तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। सर तो आपने दो फॉरवर्ड स्लैश लगा के पहले इनिशियलाइजेशन लिखा। हाँ, वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कमेंट्स, कमेंटिंग करना। वो मैंने कमेंट लिखे, वो मैंडेटरी नहीं है तमाम सवालों में सिवाय 15 मार्क वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी आपको याद रहे। और अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के डिक्लेरेशन लिखने के नीचे बड़ा कैप्स में डिक्लेयर लिखा था, तो आप इसमें फॉरवर्ड स्लैश इनिशियलाइजेशन लिखने के बाद नीचे इनिशिएट या ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना। इसका इसका नॉर्म ही यही है, इसका एसओपी यही है कि जिस भी वेरिएबल या कांस्टेंट की आप इनिशियलाइजेशन करेंगे बस उसका नाम आएगा और इज इक्वल्स टू डाल के, अगर वो वेरिएबल है तो स्टार्टिंग में वो 0 होगा। अलबत्ता अगर वो कांस्टेंट है, अच्छा वो इससे आपने ये पूछ लिया, अगर एक सवाल हम कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल डॉलर कर के अमाउंट ऑफ रुपीस पूछने हैं यूजर से और उसको कन्वर्ट कर देना है अमाउंट ऑफ डॉलर्स में, और उसमें करेंसी एक्सचेंज रेट उन्होंने खुद बताया हुआ है सवाल में, तो फिर हम उसको एज कांस्टेंट लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कांस्टेंट होता, हमने ऊपर डिक्लेयर किया होता कांस्टेंट, हम लिखते डिक्लेयर कांस्टेंट, उसका नाम इज इक्वल एज उसकी डेटा टाइप, फिर हम यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसका नाम डॉलर रेट या जो भी इज इक्वल्स टू, फिर जीरो ना आता, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उसकी वैल्यू आती 280 है या 300 जो भी सवाल में मेंशन है। तो कांस्टेंट की इनिशियलाइजेशन अपने पास लिख लें, हमेशा उस पर्टिकुलर वैल्यू से होती है विच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है अगर वो न्यूमेरिक वाला है, अगर वो इंटीजर है तो वो सिर्फ 0 से इनिशियलाइज होगा, अगर उसकी डेटा टाइप रियल है तो वो होगा इनिशियलाइज 0.0 से। ठीक है, इस तरह से। और ये भी लिख लें कि जो हमारे पास 4 डेटा टाइप वाले या स्ट्रिंग डेटा टाइप वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी मैंडेटरी हरगिज़ नहीं होता, बस आपने न्यूमेरिक्स वाले यानी नंबर्स वाले न्यूमरल्स वालों को इनिशियलाइज करना होता है जिसमें नंबर की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक हो गई बात। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कमेंटिंग के हवाले से आप लिख लें कि कमेंटिंग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बस वो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपका कमेंट एक वर्ड का भी हो सकता है, आप छोटा सा एक सेंटेंस लिख रहे हो वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, और उसमें कैपिटल और स्मॉल का भी कोई इशू नहीं है, बस डबल फॉरवर्ड स्लैश आएगी कमेंट में, और उसके बाद आप चाहे तो एक वर्ड का कमेंट है आपका, आपका एक छोटी सी लाइन है, आपका छोटा सा सेंटेंस है, आप उस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सही है अली, आगे चलें बेटा। जी सर। सर आपने वैसे डेटा टाइप्स इंटीजर्स, रियल और स्ट्रिंग चार और बुलियन। और आपने एक और भी बताई थी। बुलियन जिसमें सिर्फ यस नो या ट्रू फॉल्स दो ही इनपुट आ सकते हैं, बुलियन। सही सर सही। अच्छा, अच्छा बाय द वे, अभी जैसे हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, किसी में इंटीजर यूज हो रहा है, किसी में रियल होगा, तो ऐसा परेशान नहीं होना कि बाकी डेटा टाइप्स तो कहीं यूज ही नहीं हो रही, तो आगे जाके जैसे जैसे हम प्रैक्टिस और क्वेश्चंस करेंगे सारी कहीं ना कहीं यूज होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है कि अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट लेने का सबसे आसान तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ, या 2 या 3 पॉसिबल तरीके क्या है वो भी आप देख लो, रेकमेंडेड कौन सा है ज़्यादा वो भी आप देख लो। इनपुट लेने का सबसे पहले मैं चलो आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म क्या है। शॉर्ट फॉर्म है, आपने इनपुट का कीवर्ड लिखा, ये कीवर्ड है अगेन, जब भी मैंने इसको ऑल कैप्स में लिखा, मैंने लिखा इनपुट num1। ठीक है, यानी मैंने यूजर से पहले नंबर के लिए इनपुट ले लिया। ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे दूसरा नंबर इनपुट लेना है तो मैंने लिखा इनपुट और मैंने साथ कर दिया num2। ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये इतना रिकमेंडेड नहीं है, वो आप जब दूसरा मेथड देखोगे उसका आपको फीचर पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है। अब आप जरा दूसरा मेथड देखो, इस शॉर्ट मेथड से भी num1 और num2 का इनपुट ले लिया गया, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि बेहतर या रिकमेंडेड मेथड इनपुट लेने का है कौन सा। वो देखो आप, वो ये है कि मैंने लिखा पहले आउटपुट कमांड लिखी। आउटपुट कमांड का रूल ये है अली, आउटपुट का कीवर्ड तो मैंने लिख दिया ऑल कैप्स में, अब आउटपुट कमांड के बाद विद इन इन्वर्टेड कॉमा मैं जो कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया मैंने। तो आउटपुट कमांड का काम ये होता है अली कि विच एवर लाइन, विच एवर टेक्स्ट, वट एवर इज रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास दैट विल बी
displayed to the user on the screen as it is। ठीक है, अब आउटपुट कमांड के बाद अगर मैंने ये मैसेज लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, तो इट मीन्स ये यूजर को ये डिस्प्ले पर चला जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जितना प्रोग्राम हम अभी तक यहाँ तक बना चुके हैं, तो उसमें से यूजर को स्क्रीन पे क्या क्या दिखेगा, आउटपुट होगा, तो अभी तक जो कुछ हमने किया डिक्लेरेशन, वो बैक एंड की चीज थी, यूजर को कुछ डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पर। हमने इनिशियलाइजेशन की, वो भी बैक एंड की चीज थी, वो भी यूजर को स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी। हमने आउटपुट लिखी, उसमें साथ हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ये जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा है, ये वो पहली लाइन है जो यूजर जब ये प्रोग्राम हमारा यूज करना शुरू करेगा, उसके सामने ये पहली लाइन फ्लैश करेगी कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मुझे इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, ये भी आप लिख लो कि ये हमने यूजर को दे दी है प्रॉम्प्ट, यानी उसको बताया है आउटपुट कमांड के थ्रू कि हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कि क्या उससे हम चाह रहे हैं। अभी आप इसके लिए कोई भी सूटेबल वर्डिंग लिख सकते थे, यहाँ पर आप लिख दें प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, आप ये भी कह सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर इन होल नंबर फॉर्म, कुछ भी आपने बस उससे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखें, हम कभी भी किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते जब तक कि हम उसको इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन ना दें। ठीक है, मैं आपसे आपका नाम पूछूं ना, और पूछे बिना मैं आपसे आपका आप ये एक्सपेक्ट करूं कि आप मुझे अपना नाम बताओगे, ठीक है, तो ऐसा अजीब सी इलॉजिकल सी बात होगी। इसी तरह मैं आपसे आपकी एज पूछने का सवाल ना करूं, आपको प्रॉम्प्ट ना दूं कि अपनी एज बताओ, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप खुद अपनी मुझे एज बताओगे, ऐसा हो नहीं सकता। या जैसे हम एसी का रिमोट का बटन प्रेस करते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसी ऑन होगा ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले। तो आउटपुट की कमांड सूडो कोड में समझ लें यूजर को इंटीमेट करने के लिए, प्रॉम्प्ट देने के लिए यूज होती है। तो हमने अब प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, आगे कर चलते हैं। अभी अभी इनपुट कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं लिखूंगा इनपुट कमांड। इनपुट का सर कीवर्ड सर आया। यस, सर आपने ऊपर इनपुट के आगे आपने मुझे बताया फर्स्ट मेथड होगा जो वो रिकमेंडेड। शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड था, जो इतना रिकमेंडेड नहीं है। लिख दें तो वो भी सही है, इवन आपको मार्किंग स्कीम्स में भी वो शॉर्ट मेथड भी यूज हुआ नजर आएगा, इट मींस एक्सेप्टेबल तो है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन प्रिसाइज या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस सेकंड मेथड के थ्रू यूजर को मिलती है कि उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, कि वो कैसा नंबर इनपुट करे। सही है, सर वो तो समझ आ गया। ठीक है। आपने इनपुट लिखा है उससे पहले इसमें आउटपुट लिखा है, ये नहीं समझ आया। हाँ, क्यों? क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि यूजर से इनपुट हम जब लें, जब हम पहले यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपसे आपकी एज बाद में एक्सपेक्ट करूंगा, पहले मैं आपको आपका सवाल आपके सामने रखूंगा, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि टेल मी योर एज, फिर मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि अब आप मुझे अपनी एज बताओगे। ठीक है, या मैं आपको इंटीमेट करूंगा कि आप मुझे अपना नाम बताओ, फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे अपना नाम बताओगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो सेकंड मेथड हमने अडॉप्ट किया, इसमें हमने पहले आउटपुट कमांड दे के यूजर को इंटीमेट किया, अलर्ट किया, इन्फॉर्म किया कि भाई आपने पहला नंबर एंटर करना है। फिर हमने इनपुट कमांड लिखी ताकि हमें इसमें यह भी श्योरिटी होगी कि यूजर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही इनपुट देगा। ठीक है, इस सेकंड मेथड का, डिटेल्ड मेथड का ये भी फायदा है। सही है, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछ लें अली। नहीं सर, नहीं सर, समझ आ अच्छा, गया। अब इसी तरह जब मुझे सेकंड नंबर का इनपुट लेना है डिटेल्ड मेथड से, तो अब मैंने लिखा इसी तरह आउटपुट कमांड लिखी, और मैंने उसको मैसेज दे दिया भाई क्या, कि एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसी मुनासिब वर्डिंग कह के मैंने उसको मैसेज दे दिया। फिर मैंने इनपुट कमांड यूज की, और मैंने इनपुट लिख के लिख दिया, अच्छा, वेरिएबल num2। अच्छा, एक बहुत काम की बात जो मैं ऊपर आपको बताना भूल गया, वो अली अपने पास लिख लें एज पॉइंटर, कि जो डिक्लेयर करते वक्त वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को डिक्लेयर करते वक्त, जो भी उनका नाम हम डिक्लेयर करते हैं, आगे थ्रू आउट द सेम प्रोग्राम हमें वही नाम, सेम स्पेलिंग्स, सेम केस हमें यूज करना होता है, अदरवाइज वो वैल्यू ना वहां से उठाएगा या ना जाके वहां पर सेव करेगा। अगर मैंने डिक्लेयर करते वक्त, यहाँ पे देखिएगा अली, अगर डिक्लेयर करते वक्त मैंने यहाँ पे num1 लिखा है, तो आगे जब मैं पहले नंबर का इनपुट ले रहा हूं, तो वहां पे मैं इनपुट के साथ num1 इसी अंदाज में लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे num1 लिखा और वहां पे जाके मैं लिख दूं NUMBER1 नंबर 1, तो वो मैच नहीं करेगा, और मैच ना करने की वजह से इस हमारे वेरिएबल में जिसको हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, यूजर जो भी नंबर पहला एंटर करेगा वो इधर आकर स्टोर होगा नहीं। ठीक है, वो वेस्ट हो जाएगा।
इसी तरह अगर मैंने num2 नाम रखा है तो अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मुझे num2 नाम ही और इसी स्पेलिंग्स के साथ ही यूज करना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्पेलिंग्स में या वेरिएबल कांस्टेंट के नेमिंग में कांस्टेंट होना, कंसिस्टेंट होना। यानी आप जो नाम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दें, वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम उसके यूजेज में आपने कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। ये एक बहुत बड़ा नॉर्म है, ये भी आप कहीं लिख लें। ये बात क्लियर हो गई कि जो नाम मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज करूंगा वही मुझे आगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे वही इस्तेमाल करते चलना है। क्लियर हो गई ये बात? जी सर, क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमने दो नंबर्स का इनपुट भी ले लिया है। अगली चीज आती है, देखें ये एक सीक्वेंस होता है जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो ये कि इनपुट हुआ, फिर उसके बाद होती है प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद होती है आउटपुट। जैसे आपको कहा कि एक गिलास पानी लेकर आए, तो ये इंस्ट्रक्शन थी। आप गए, पानी का गिलास भरा, ये आपने प्रोसेसिंग की, आपने वर्किंग की, और आपने पानी का गिलास लाके पेश कर दिया। दैट इज द लास्ट स्टेज विच इज द आउटपुट स्टेज। तो हम अब अगली स्टेज पर पहुंच गए इनपुट लेने के बाद। अब हम करने लगे हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हमें लगाना है, हमें बताना है एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला मैं अब लिखने लगा हूँ। फॉर्मूला मैंने लिखा सम। अगेन जो मैं सम वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था मैं वही लिखूंगा। अगर मैंने ऊपर सम डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, यहाँ मैं टोटल लिख दूं, लॉजिकली तो बात सही है, सम और टोटल एक बात होती है, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऊपर मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज सम के नाम से किया है। अगर मैंने ऊपर टोटल के नाम से किया होता तो फिर यहाँ पर भी मुझे फॉर्मूला टोटल के तौर पर लिखना चाहिए था, ये बात याद रखिएगा। अब मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ठीक है, यहां पर अगेन मैं सम इज इक्वल्स टू की जगह मैं चाहूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगा सकता हूं। ठीक है, ये मेरी प्रोसेसिंग वाली स्टेज हो गई। अब ये हमेशा ऐसी नहीं होगी, ये एज पर द क्वेश्चन, एज पर द ऑब्जेक्टिव होगी। कहीं पे डिफरेंस निकाल रहा होगा तो माइनस आ रहा होगा, कहीं पे प्रोडक्ट निकल रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, कहीं पे डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड का साइन आ रहा होगा। इस तरह से एज पर द सिचुएशन हम अपना फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस स्टेज के ऊपर अली, हमारे प्रोग्राम में जो भी यूजर ने जैसे भी नंबर 1 और नंबर 2 प्रोवाइड किए थे उनका सम कैलकुलेट हो भी चुका है, और सम नाम के वेरिएबल में जाकर वो स्टोर भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन यूजर को अभी तक नहीं मिला वो सम, वो रिजल्ट वो वेट ही कर रहा है। उसके सामने अभी तक सिर्फ दो लाइनें आई हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, उसने पहला नंबर एंटर कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, उसने दूसरा नंबर एंटर कर दिया, और अब वो वेट कर रहा है कि भाई जो भी उन दो नंबर्स का सम निकला वो आउटपुट हो जाए। उसके लिए अब हम करेंगे क्या, हम आउटपुट की कमांड यूज करेंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पर आउटपुट का कीवर्ड जैसे ऊपर लिखा था, और मैंने साथ इन्वर्टेड कॉमा शुरू की। इसके भी बाय द वे दो मेथड्स हैं। अगर मैं सिर्फ लिख दूं आउटपुट सम, ये भी ठीक है, ये भी रॉन्ग नहीं है। इससे क्या होगा, सम की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई होगी, फॉर एग्जांपल यूजर ने पहला नंबर एंटर किया 7, दूसरा नंबर एंटर किया 3, 7 + 3 होता है 10। तो इस वाली फॉर्म में अगर मैं आउटपुट दूंगा तो सिर्फ 10 वैल्यू लिखी आ जाएगी स्क्रीन पर। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है। इसका प्रिसाइज या डिटेल्ड वे क्या होगा वो भी देख लें। वो कुछ इस तरह से होगा, मैंने लिखा आउटपुट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए, एक लाइन मैंने लिखी द सम इज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुए, कॉमा डाल के मैं अब लिख रहा हूं वेरिएबल का नाम सम। इससे होगा क्या, ये जो डिटेल्ड मेथड मैं कह रहा हूँ, प्रिसाइज मेथड इसको कह रहा हूँ, उसमें होगा क्या, पहले ये वर्डिंग स्क्रीन पर लिखी आएगी द सम इज, कॉमा डालकर जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तो क्या स्क्रीन पर लिखा आएगा, द सम इज, सम नहीं लिखा आएगा, द सम इज। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, इन केस 7 और 3 उसने एंटर किया था, 7 और 3 होता है 10, तो 10 वेरिएबल 10 वैल्यू जो सेव है सम में, तो वो प्रिंट होगी, यानी लिखा आएगा, यूजर को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी द सम इज 10। तो उसको समझ आ जाएगा ये 10 है क्या। तो इसलिए आउटपुट में भी ये वाला जो मेथड है, दिस इज फार बेटर एंड दिस इज रिकमेंडेड मोर देन द फर्स्ट वन। वो भी ठीक है, वो भी आपको मार्किंग स्कीम्स में नजर आएगा, लेकिन ये ज्यादा रिकमेंडेड मेथड है। ठीक है अली, यहाँ तक कोई मसला है आज की क्लास में तो आप पूछ लो। सर आपने ऐसे
किसी भी इंफॉर्मेशन वगैरह के बगैर ऐसी सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 लिखा है। हम्म। हाँ, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। देखो याद रखना, कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हो, जो चीज यूजर से पूछनी है या जो चीज कैलकुलेट होकर निकल कर आनी है, वो हम बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ प्रोग्रामर, हम वो वैल्यू डिक्टेट या पुट नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे num1 तो वेरिएबल का नाम है, हमने लिख दिया। num2 वेरिएबल का नाम है, हमने लिख दिया। अब num1 प्लस num2 जो हम कह रहे हैं, ये कौन से नंबर्स होंगे? ये नंबर्स होंगे जो यूजर बताएगा, उसकी मर्जी है। यानी जब ये प्रोग्राम समझे फाइनल बन गया, जब ये पहली दफा रन हुआ फॉर एग्जांपल, तो पहले यूजर ने एक नंबर एंटर किया, जब उसको कहा गया एंटर फर्स्ट नंबर, उसने 10 एंटर कर दिया। उसको कहा गया एंटर सेकंड नंबर, उसने 20 एंटर कर दिया सेकंड नंबर। अब num1 बन गया 10, num2 के अंदर स्टोर हो गया 20, 10 प्लस 20 हुआ 30, सम वेरिएबल में 30 जाके स्टोर हो गया। ठीक है। अभी हर दफा बदलता रहेगा जब भी ये वेरिएबल्स कहलाए। दोबारा प्रोग्राम रन हुआ, दूसरे यूजर से जब पहला नंबर पूछा गया, उसने कहा पहला नंबर है, पहला नंबर प्रोवाइड किया 2, दूसरा नंबर उसने प्रोवाइड किया 5, 2 प्लस 5 7 हो गया, सम के अंदर 7 जाके स्टोर हो गया। सो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, हमें डिक्टेट नहीं करनी, बीइंग अ डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम। इसीलिए हम तो जेनेरिक फॉर्मूला लिख रहे हैं। यूजर आएगा, वो अपनी मर्जी का num1 एंटर करेगा, वो अपनी मर्जी का num2 एंटर करेगा, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उनको ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी ऐड होके वैल्यू आएगी वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद जो भी सम की वैल्यू निकली, हम तो सिर्फ उसको आउटपुट करवा रहे हैं ताकि यूजर को रिजल्ट मिले। ठीक है, बात समझ आई है लिया? सर तो आप इनिशियलाइज में सम के आगे num1 प्लस num2 नहीं लिख सकते थे, आपने तो नहीं कर नहीं, दिया। वहां पे बिल्कुल नहीं करनी, वो इनिशियलाइजेशन की स्टेज है, ये प्रोसेसिंग की स्टेज है, हर स्टेज अलग रहेगी। बिल्कुल मिक्स या ओवरलैप नहीं करना। डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर रहे होंगे, वेरिएबल कांस्टेंट के नाम रख रहे होंगे और उनकी डेटा टाइप बता रहे होंगे। इनिशियलाइजेशन में वो किन स्टार्टिंग वैल्यूज को अपने अंदर होल्ड किए बैठे हैं बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में, इनिशियलाइजेशन में उनकी बिगिनिंग या स्टार्टिंग वैल्यूज बता रहे होंगे। अच्छा, और सर तीसरी वो हमेशा चीज, कांस्टेंट होगा। नहीं, वेरिएबल अगर होगा, वेरिएबल्स के लिए हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जो सवाल में मेंशन होगी, फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज रेट की मैंने एग्जांपल दी, सवाल में मेंशन है, वो जीरो की बजाय हम वो वैल्यू लिख रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है क्या कहते हैं के इलेक्ट्रिक का पर यूनिट रेट सवाल में बता दिया, तो वो हम जीरो की बजाय उस यूनिट रेट जो सवाल में मेंशन है उससे कर रहे होंगे। कोई टैक्स कैलकुलेशन का सवाल है कि भाई यूजर से उसकी इनकम पूछो और टैक्स निकाल के दे दे आपका प्रोग्राम, और टैक्स रेट उन्होंने सवाल में बता दिया खुद से, तो टैक्स रेट को जब हम इनिशियलाइज करेंगे, तो जो जीरो की बजाय वो वैल्यू लिखेंगे जो टैक्स रेट सवाल में मेंशन होगा। बात समझ आ गई आपको? तो ये है एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम की बहुत बेसिक सी एग्जांपल अली। इसमें किसी भी स्टेज में कोई मसला है तो आप पूछ लो। तो अब हम यहाँ करेंगे क्लास खत्म, और मैं आपको होमवर्क में दूंगा कुछ इसी तरह के बेसिक बेसिक से सवाल, वो आप भले हैंड रिटन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हैंड रिटन करके मुझे आप बिफोर सैटरडे, यानी फ्राइडे की रात तक, फ्राइडे इवनिंग तक मुझे आप भेज देना। 5-6 प्रोग्राम्स होंगे, कुछ 5-6 बिल्कुल बेसिक भेज दूंगा और 2-3 थोड़ा इंटरमीडिएट या हायर लेवल के दे दूंगा। तो वो आप बनाने की कोशिश करना, जिसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, डेटा टाइप्स आप अकॉर्डिंगली स्मार्टली चूज करना कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कौन सी डेटा टाइप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब अगर हम ये करें कि एक सवाल है जिसमें फॉर एग्जांपल यूजर से उसकी एज पूछी जाए, ठीक है, या चलो कंडीशनल स्टेटमेंट तो अभी नहीं पड़ी ना, उससे रिलेटेड नहीं दूंगा, सिंपल सिंपल दूंगा कि कुछ यूजर से पूछो और यूजर से इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई करो, और उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन से जो चीज कैलकुलेट होकर आए उसको आउटपुट भी कर दो। इस तरह के ही होंगे, इनको कहते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्यों कहते हैं? कि बस इसमें हमें सही सीक्वेंस फॉलो करना होता है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कंडीशनल बात नहीं है, कोई इसमें लूप्स या आइटरेशंस इन्वॉल्व नहीं है। यानी सूडो कोड की हायर एडवांस टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज जो भी कुछ है आगे की, उसमें से कुछ भी नहीं इसमें होगा। सिर्फ यही लेवल रहेगा सीक्वेंशियल में, जो जितना मैंने आपको अभी जैसा करवाया। तो जो मैं आपको होमवर्क में एग्जांपल्स दूंगा वो भी इसी लेवल की ही होंगी अली। ठीक है बेटा? सर आपने वैसे प्रोसेसिंग नहीं लिखा था, प्रोसेसिंग नहीं लिखना होता। प्रोसेसिंग क्या? आपने आप उसके जैसे कमेंट का कह रहे हो? जी
हाँ अच्छा, उसका कमेंट जब आप करोगे तो आप अच्छा नहीं है कि आप प्रोसेसिंग लिखो, आप उसमें ये लिख सकते हो, मैंने आपको बोला था ना कि वन वर्ड भी हो सकता है और छोटा सा सेंटेंस भी हो सकता है, तो आप इसमें छोटा सा सेंटेंस ये लिख दो कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम, दैट्स इट। जब आप सम के फॉर्मूले से पहले जो कमेंट करोगे तो आप उसमें सिंपल सी लाइन लिख दो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम और टोटल, ताकि जो भी कोई आपका सूडो कोड पढ़े वो समझ जाए कि ये सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू क्यों लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस फॉर्मूला से दो नंबर्स का सम कैलकुलेट होने जा रहा है, दैट्स इट। इसी तरह आउटपुट से पहले आप कमेंट डाल सकते हो ये कि टू गिव द आउटपुट टू द यूजर, ठीक है, टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर। आउटपुट के लिए हम डिस्प्ले, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, वो भी आप अपने पास लेक्चर पॉइंट में लिख लो अली, कि जहां जहां पर मैंने इनपुट का कीवर्ड यूज किया इनपुट कमांड के लिए, उसके लिए आप रीड का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, रीड भी हम लिखते हैं, लेकिन कॉमनली ज्यादातर यूज होने वाला इनपुट है। इसी तरह जहां जहां पे मैंने आउटपुट का कीवर्ड लिखा आउटपुट आउटपुट कमांड में, उसके लिए आप दो और चॉइसेस हैं, उसमें आप प्रिंट का वर्ड भी कीवर्ड भी लिख सकते हो, प्रिंट, और उसमें आप डिस्प्ले का कीवर्ड भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, तीनों ठीक है। आउटपुट लिखो, चाहे प्रिंट लिखो, चाहे डिस्प्ले लिखो, तीनों का काम एक ही है। इसी तरह इनपुट की जगह आप रीड भी लिख सकते हो। ठीक हो गई बात? सही है अली, समझ आ गया? हाँ अली, आपसे चले गए थे बेटा। जी। सॉरी सर, वो हाँ डिक्लाइन कर दिया था। अच्छा, कहाँ तक आपने मेरी बात सुन ली थी? सर वो आउटपुट, प्रिंट और हाँ मैंने रीड। आपको ऑल्टरनेट कीवर्ड्स बता रहा था कि जी आउटपुट की जगह प्रिंट भी लिख सकते हो, डिस्प्ले भी लिख सकते हो, और इनपुट की जगह आप रीड का कीवर्ड भी लिख सकते हो, ये ऑल्टरनेट कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो समझ गया। बस सही है। तो अब मैं आपको 6-7 सवाल जो भेजूंगा ना, वो आप फ्राइडे इवनिंग तक करके मुझे भेज देना। अगर आपको ये इंशाल्लाह अगर आप सही कर लोगे तो फिर अगली क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक निपटा देंगे, जो दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलो बेटा, अब तो ख्याल रखना, फिर इंशाल्लाह मैं होमवर्क अभी थोड़ी देर तक आपको भेजता हूँ, सही है? चलें, सही सर। चलें, अल्लाह ओके बेटा, हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।